हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास क्वेश्चन बेस्ड है जो कि सीडीपी की है, जिसे हम लूसेंट की बुक से करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से सीडीपी में हमारी हेल्पफुल के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जैसे ऑप्शन है ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ये या डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में से कौन सा कथन सही है, जो कि हमने पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर क्लास लिया था और उसमें आपको बताया था कि मनोविज्ञान किस तरीके से बच्चे के मन के और उसके व्यवहार का एक अध्ययन है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और उसी से रिलेटेड हम आज ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, क्योंकि बच्चों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हर चीज़ को जो है सृजनात्मक तरीके से समझ सके और उसको समझ के उसको प्रैक्टिकली कर सके। ये बच्चों में क्षमता होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि बच्चों में जो हम मोरल वैल्यूज़ को जो है हम उसकी स्थापना करते हैं, उनमें अगर हम मोरल वैल्यू को डालते हैं कैसे, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाकर। और बी ऑप्शन है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना या उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसमें हमारा हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जिस तरीके से शिक्षक व्यवहार करेगा उसी तरीके से बच्चा अपने अंदर उस नैतिकता को, उस भावना को आत्मसात करेगा, उस मोरलिटी को अपने अंदर भी सीखने की कोशिश करेगा और वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि आजीविका कमाना और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना या पढ़ाना और लिखना सीखना या बौद्धिक विकास। इसमें से सही जवाब क्या होगा कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बौद्धिक विकास, है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बच्चों का हमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है, ना कि सिर्फ पढ़ाना लिखाना और आजीविका के लिए कमाने की एक जरिया नहीं होना चाहिए। बच्चों में बौद्धिक क्षमता और उसका भी विकास करना एक शिक्षा का मूलभूत और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, कि किस तरीके से हम बालक के व्यवहार के आधार पर कौन सा हम सही बता सकते हैं। जैसे सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसमें हमारा जवाब होगा कि प्रत्येक बच्चे अपने आप में एक स्पेशल होते हैं, अलग होते हैं, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबकी समझने की क्षमता अलग होती है, योग्यता अलग होती है और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई ज़्यादा समझदार होता है, कोई कम होता है, लेकिन समझ तो हर बच्चे में होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? बी.एन. झा, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? तो हमारा सही जवाब होगा स्किनर ने। हमारी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का कहना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? कि मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन या शरीर का अध्ययन? तो हमारा हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन, जो कि हमने पिछली क्लास में समझा था। तो ये आगे हम बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो हमारा जवाब होगा डी, 1900 में। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा जैसे वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा वैदिक काल में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन से नहीं है, या मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन से नहीं है, सीखने के तरीकों का अध्ययन से नहीं है, संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। तो हमारा सही जवाब होगा डी, संचार माध्यमों का अध्ययन, जो कि नहीं पूछा है इसलिए हम इसका डी बताएंगे। संबंध किससे नहीं है? तो परिवार एक साधन है। किस तरीके से परिवार एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का? इनमें से परिवार किस तरीके का एक साधन है? तो हमारा जो परिवार है ये एक अनौपचारिक शिक्षा का इनफॉर्मल एजुकेशन का एक साधन है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए
क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य? इसमें ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो हमारा इसमें ऑप्शन है डी, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए, ना कि व्यावसायिक, सामाजिक और परीक्षा के उद्देश्य से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो किस तरीके से मानव विकास किसका परिणाम करता है? जैसे अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा ये हमारा जो मानव विकास की दो योगदान का परिणाम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत क्या है? जैसे है अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ता या रिवर्सिबल, या निरंतरता। तो हमारा जवाब होगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। किस तरीके से एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का प्रयास करना चाहिए? है ना, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? जैसे शिक्षा समाज शास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा? तो हमारा जवाब है शिक्षा मनोविज्ञान। हमारा जो है राइट आंसर है 14 का, कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो जो शिक्षा है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, ये पेस्टोलॉजी, या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो हमारा सही जवाब है स्वामी विवेकानंद का। ये हमारा 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। हम आगे बढ़ेंगे। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक, ऑप्शन ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा 16 का, हमारा सही जवाब है। जस्ट अ मिनट जी। तो हमारा 16 का है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण या परसेप्शंस महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर है डी। 17 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। और ऑप्शन बी बोला है विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। या ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। मानव विकास डैश है, मतलब मानव विकास किससे संबोधित है? मात्रात्मक से, गुणात्मक से, कुछ सीमा तक, अमापनीय, और ऑप्शन डी में है ए और बी, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इन दोनों का हमें ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा। मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण और संगठन। तो हमारा 19 का होगा सी, आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी इस आत्मसातकरण जोड़ने में, जो कि सीटेट 2015 में पूछा गया था। फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने, या बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों को प्रेरित करने पे हमारा ये मॉडल होना चाहिए। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। ऑप्शन बी, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है।
बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, जो कि बच्चे अपने अधिगम को मतलब सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। शिक्षक का काम है मार्गदर्शन देना और बच्चों की सहायता करना। हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, या शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, या फिर शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। फिर है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे है। कथन है टीचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ का। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, गणित कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है या संभाव्यता कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, और जो कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, जो कि एक नंबर सिस्टम में प्रेजेंट करने, उसको डिवाइड करने, प्रेजेंट करने और कंपेयर करने के लिए एक पद्धति है। फिर है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी एक बहुत ही सर्वाधिक और व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन, बहिर्दर्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोगीकरण या एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमारा हो जाएगा 25 का हमारा हो जाएगा अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। ये एक शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों की ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। सभी विकल्प सही हैं। तो हमारे जो ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की सभी कड़ियां शामिल हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पर, बाल केंद्रीय शिक्षा पर, पाठ्य चर्चा केंद्रीय शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रीय शिक्षा पर। तो जैसे कि हमको पता है कि बाल केंद्रीय शिक्षा पर, बालकों के आधार पे शिक्षा होनी चाहिए, ना कि किसी पाठ्यक्रम या किसी अन्य पदार्थों की अकॉर्डिंग। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या आगरा। तो हमारा सही जवाब होगा इलाहाबाद। फिर हम संरचनावादी विभागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना। तो हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।